जगह हॉबी के डेवलप होने की जगह है। कई बार हमको पता है, मैंने शुरू में भी बोला, कई बार हमको नहीं पता होता कि हमारे भीतर क्या गुण है, कौन सी हॉबी है जो हमारे भीतर छुपी बैठी है, जिसको किसी तरह से बाहर निकालना हमें नहीं पता रहता। ये वो मंच है जहां हम अपनी किसी हॉबी को चुन सकते हैं। कोई लिख सकता है, कोई गा सकता है, कोई पेंटिंग कर, इस तरह की हॉबी जब आपकी होगी तो जो डिप्रेशन है आपका, जो तनाव है आपका, जो अलगाव है आपका, जो निराशा है आपकी, जो अवसाद है, वो कम होता है, वो खत्म होता है। हमको कुछ लोग चुनने चाहिए जीवन में, हमको कुछ मित्र चुनने चाहिए जिनके साथ आप कुछ भी बात कर सकें, अपने मन की बात अभिव्यक्त कर सकें। ऐसे मित्र जो किसी लाभ हानि के गणित से आपसे न जुड़े हों, वे मित्र केवल आपके हों, आप उनके हों, आपके राज को राज रखें, आप उनके राज को राज रखो। यह भय नहीं होगा कि हम उनसे अपने राज की बात कहें, दूसरे दिन वो फेसबुक पर चिपक गया। ऐसों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना जीवन में। कई लोग आपकी योग्यता को परखते हैं, कई लोग आपके भीतर के गुणों को परखते हुए आपकी प्रशंसा करते हैं। उन लोगों के प्रति हमको मित्रता करनी चाहिए। ऐसे लोगों से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है जो आपको पीछे खींचे, आपकी किसी कमी पर ही बात करें। तो ऐसे मित्र बनाना है हमको जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। तो ये अवसाद की जो समस्या है वो आप कम होगी। खेल भावना एक और विषय, खेल भावना यहां सिखाया जाता है। मैंने शुरू में यहां से कहा कि ये जो शिविर है ये आपके निर्माण का एक कालखंड है, आपकी फैक्ट्री है, आपके बनने की फैक्ट्री। आप यहां बन रहे हैं, आप बन के जाएंगे। तो जीवन की कई समस्याओं में अगर आप खेल भावना का उपयोग करें, जो हार जीत से ऊंची कंपटीशन में, खेल भावना क्या होती है? क्रिकेट खेलते हैं, कोई हारता है, कोई जीतता है। जब मैच चलता है तो पूरी ताकत से दोनों पक्ष जीतना चाहते हैं, लेकिन एक पक्ष हार जाता है। लेकिन जब हार जाता है उसके बाद बाहर निकलते हैं तो फिर मित्रता के भाव से निकलते हैं, शाम को पार्टी भी करते हैं। लेकिन अगर आप उस हार को लेके बैठे रहें और उसको लेट इट गो ना करें तो आपके भीतर वह अवसाद पैदा करता है। हम तो हार गए, हम तो पराजित हो गए। और कितना जीतोगे? हमेशा जीतने की भी समस्या होती है। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कई छोटी छोटी लड़ाइयों को भी हारना पड़ता है, तब हम बड़ी लड़ाई जीतते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, यदि किसी इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में या किसी परीक्षा के पीएससी के इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू लेने वाला अगर आपसे पूछता है और आपके किसी जवाब से सहमत नहीं है और वो आपकी जवाब का विरोध कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने तर्कों से पराजित ही कर दें। आवश्यक नहीं है कि आप अपने ज्ञान से उस सामने इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को पराजित ही कर दें। आप कह दें कि सर क्षमा करें, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, मैं आपने जो सुझाया है, आपने जो बताया उसको मैं जाकर देखूंगा। वह आपकी विनम्रता का कायल होगा, हो सकता है आपको नंबर ज्यादा दे, आप सिलेक्ट हो जाएं। तो लंबी लड़ाई के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को भी हारना पड़ता है। हर लड़ाई में जीत नहीं मिलती। कई बार आप हारते हैं, 12th फेल में लगातार तो हारे हैं, लेकिन अंत में जाके जीत मिली। भावनात्मक सपोर्ट भी आवश्यक होता है। अवसाद को दूर करने के लिए किसी का भावनात्मक सपोर्ट भी आवश्यक होता है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हम उस वय में हैं जहां इस तरह की समस्या पैदा होती है, जहां कोई एक्स किसी वाई को पसंद करता है और एक्स
एक्स कहता है कि मुझे वाई पसंद है, वाई ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वाई ही मुझे पूरी तरह से समझता है या समझती है, तो मैं वाई के साथ ही जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी। तो अगर एक्स के माता पिता वाई के भाई बहन उन दोनों को मिलने नहीं दे रहे, वो कहते नहीं आप लोग मुझे नहीं समझते, ये वाई ही मुझे समझता है, और वो साथ रहते हैं जीवन भर। आप निश्चित मानिए 1.5 साल बाद जूते चलेंगे। तो हमको ये बुद्धि होनी चाहिए, हमारे भीतर ये विवेक होना चाहिए कि हम भावनात्मक रूप से किसी से अगर जुड़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उस पर निर्भर होना, उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, ये ठीक नहीं है। और आपने उस पर डिपेंड होने के कारण अपने माता पिता भाई बहन दोस्त रिश्तेदार सबसे दूरी बना ली है। तो जब कोई समस्या आएगी तो वही समस्या आपकी सॉल्व कर नहीं पाएगा एक्स या वाई दोनों में से, और फिर अवसाद होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर आत्महत्या होगी, होती हैं, हो रही हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो हम अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए यह सब कार्यक्रम यहां आयोजित हो रहे हैं, और हमको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने आप को उतना मजबूत करें कि डिप्रेशन नाम की स्थिति हमारे भीतर पैदा ना हो। आस्था भी जरूरी है। जैसे मैं धार्मिक आस्था की बात करता हूं, किसी पर आस्था रखें, किसी गुरु पर रखें, किसी ईश्वर पर रखें, किसी पारलौकिक शक्ति पर रखें, किसी पुस्तक पर रखें, उस आस्था से भी हमको बल मिलता है, वो आस्था भी हमें शक्तिशाली बनाती है। हम कभी कहते हैं ना भगवान को जो मंजूर होगा अच्छा होगा, अल्लाह को जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी अपनी एक चेतना है जो कहीं किसी से संचालित है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे जीवन की परिस्थितियां बेहतर होंगी, ये उम्मीद हमें उस निराशा से दूर करती है। हम निराश नहीं होते, आशा। शक्ति के विद्युत कण क्यों व्यस्त विकल बिखरे हों, निरुपाय समन्वय करो समस्त विजयी मानवता हो जाए। हमारे शक्ति है, हमारी ताकत है ना, वो बिखरी है। हमारा मन है ना, वो बिखरा रहता है इसमें उसमें। हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन सभी शक्तियों को एकत्र करना होता है, और उनको एकत्र करते हैं तभी सफलता मिलती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि डिप्रेशन या अवसाद एक स्वाभाविक समस्या है। कई लोगों को तो पता नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं, और अगर आप दूसरे से कहते हैं वो डिप्रेशन में है तो आप हंसते हैं। ये हंसने की आवश्यकता, ये तो स्वाभाविक समस्या है, बस हमको उसको दूर कैसे रहना है। डिप्रेशन में क्या हुआ, आपकी रुचियां खत्म हो जाती हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप अपने आप को समाज के उपयोग में नहीं मानते कि मेरा तो समाज में कोई रहा नहीं है, मुझे तो अब इस जीवन में मजा नहीं आ रहा। इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। तो इनको दूर करने के लिए मैंने जो अभी बताया उस पर चिंतन करना चाहिए, और इस तरह की फिल्में भी देखना चाहिए, साहित्य भी पढ़ना चाहिए जो हमें प्रेरित करे। पढ़ना बहुत आवश्यक है, हम पढ़ने से दूर हो रहे हैं। हम मोबाइल के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिक गुलाम होते जा रहे हैं, और उस समय हम अपना विवेक, अपनी बुद्धि उसको बगल में रखते हैं और लगातार उस मोबाइल पर वह चीजें देखते हैं जो हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं करती, हमारा कोई उत्थान नहीं करती, हमारा केवल वक्त बर्बाद करती है। रील पर रील चलती है, और एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आप जो देखते हैं वही आपको परोस दिया जाता है। अगर आप खेल देख रहे हैं तो वही आता रहेगा, अगर आप किसी फिल्म का सीन देख रहे हैं तो वही आता रहेगा। आपसे पूछा जाए आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, सर मैंने तो 5 साल से कुछ नहीं पढ़ा। आजकल की बात कर रहे हो आप, मैंने तो अंत में जब मैं कॉलेज में था तब कोर्स पढ़ा था, वो भी 20 सीरीज से।
हुआ है, मोबाइल में नहीं है ज्ञान, उसमें वक्त बर्बाद होता है। हमेशा हमेशा हर समय हमारे पास कोई एक किताब होनी चाहिए जो हम उस समय पढ़ रहे हैं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि जिस व्यक्ति ने वो किताब अपने पूरे जीवन के विचारों, अनुभवों के निचोड़ से लिखी है, वह आप 5 घंटे में जान सकते हैं। युवाल नोवा हरारी ने सेपियंस लिखी है तो उन्होंने कितना शोध किया होगा, और उसके वर्षों के शोध को आप 2 दिन में, 10 घंटे में जान सकते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। तो जीवन भर का अनुभव, एक दिन का अनुभव नहीं, पूरे जीवन का अनुभव, 5-5 साल, 10-10 साल शोध करते हैं। कोई फिक्शन लिख रहा है, कोई जीवनी लिख रहा है, कोई संस्मरण लिख रहा है, कोई किसी विषय पर, सामाजिक मुद्दों पर लिख रहा है, कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लिख रहा है। हमको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। ऐसी पीढ़ी हमको आगे नहीं देना है जो पढ़ने में रुचि नहीं रखती हो। और ये एनएसएस की भी जिम्मेदारी है, और एनएसएस ऐसा करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना पढ़ने पर मजबूर करती है, प्रेरित करती है। अब ये पढ़ोगे नहीं तो यहां बोलोगे क्या? यहां प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये दायित्व जो एनएसएस निभा रहा है, वो एक हमारी ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहा है जो उम्मीद जगा रही है, जो अंधकार में प्रकाश दिखा रही है। जो पूरी मानवता को एक रास्ता दिखा रही है। ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है एनएसएस के माध्यम से, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को धारण करेंगे, उनको पूर्ति करेंगे, और अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने पड़ोस को, अपने देश को एक बेहतर रहने लायक जगह बनाएंगे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शिवांगी है। मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। डिप्रेशन के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, किंतु इसके बाद जब मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो एक ही वीक तक मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। इससे मैं कैसे बचूं और कैसे आगे अपने लक्ष्य को तय करके आगे बढ़ूं, कुछ मुझे मार्गदर्शन दें। ये डिस्ट्रैक्शन की समस्या हम सभी की है। कोई उसे ओवरकम कर लेता है, कोई उससे पराजित हो जाता है। हमारे सामने कई डिस्ट्रैक्शन है, कदम कदम पर हमें अव्यवस्थित करने वाली परिस्थितियां मौजूद हैं। हमको अपना एक लक्ष्य जो भी हम निर्धारित करें, उसका एक टाइम वर्क, एक टाइम टेबल। हम लोग क्या करते हैं ना, अपना जो मन है ना, उसमें पहिए लगे हैं। हमारा जो मन है उसमें पहिए लगे हैं, और वो एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां ऊपर भी स्थान जाता है, जगह जाती है, और नीचे ढलान भी है, और मन के पहियों में ब्रेक नहीं है, और वो नीचे ढलान में स्वतः लुढ़कता जाता है। तो अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वो नीचे ढलान में स्वतः उसके पहिए चलते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब व्यर्थ की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ऊर्ध्वगामी होने के लिए, उन्नत होने के लिए, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको अपने मन के पहियों को मेहनत से ऊपर ढकेलना पड़ता है। वहां मन पर नियंत्रण करना पड़ता है, मन को वहां भेजने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मन को बार बार चेतावनी देनी पड़ती है। हम अपने अंतर मन को बार बार, हमको अपने अंतर मन से चर्चा करनी चाहिए। हम लोग बड़ी उम्मीद से दूसरे को सुनते हैं,
बड़ी अपेक्षा से कि दूसरा कोई आएगा और हमको कुछ राह दिखाएगा। अप दीपो भव, अपनी दिए खुद बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। आप जब खुद से चर्चा करेंगी और खुद से प्रश्न पूछेगी कि कौन सा रास्ता सही है, आप जब अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगी तो आपको लगेगा। आप जब हम लोग खुद से चर्चा करना थोड़ा बंद हुआ है पिछले कुछ समय से, हम इतने ओवर इन्फॉर्म्ड हैं, हमारे पास इतनी जानकारियां लोड हमारे दिमाग में हो रही हैं कि हमने खुद से चर्चा करना बंद कर दिया है। जिसे आत्मचिंतन कहते हैं, जिसे मनन कहते हैं। हम आत्मचिंतन बार बार करें, हम मनन बार बार करें, हम प्रश्न अपने से बार बार करें कि हम जो कदम उठा रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या है, क्या वह हमारे लक्ष्य के लिए उचित है। और जब आप प्रश्न करेंगी शिवानी, तो आप पाएंगे कि आपको उसका उत्तर मिलेगा खुद से। आपको आपका मन, आपका विवेक यह ज्ञान देगा कि आपको यह करना है। आप 7 दिन व्यतीत नहीं रहेंगे अगर आप एक 15 मिनट सुबह उठ के अपने आप से प्रश्न करें कि आज मुझे क्या करना है, आज मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है, कुछ पढ़ना है क्या, तो क्या पढ़ना है, कब पढ़, या जब हम बार बार जब इस विचार को रखेंगे ना, तब हम रोज रोज अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। हम अपने दिमाग को ना खुला न छोड़ें, अपने मन को बांध के रखें। बांधना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उससे जब हम बार बार प्रश्न करेंगे कि भाई तुम क्यों भटक रहे हो, तो बार बार वो जवाब देगा और आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आप अपना कार्य व्यवस्थित करने लगेंगे। धीमे धीमे अभ्यास के साथ डायरी में लिखिए कि मुझे यह कार्य करना है, मेरे सामने यह डिस्ट्रैक्शन है, मुझे अभी मैं सोशल मीडिया रोज मैं 1 घंटे देखती हूं, अभी मैं केवल 10 मिनट देखूंगी, आज केवल 10 मिनट देखूंगी, अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रख के अपना काम यहां करूंगी। और 15 मिनट बाद याद आएगा कि मोबाइल कहां है मेरा, नहीं वो दूसरे कमरे में है, मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा रहने दो, हम स्वयं अपनी चेतना से इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। इंफॉर्मेशन इतनी आवश्यकता होती है, ठीक है। जय हिंद सर, मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से, मेरा नाम मंजीत कुमार है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं अपना 100% देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और कुछ चीज नजदीक आते जाता है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो वो पोटेंशियल कम हो जाता है और उसे करने की इच्छा बहुत कम हो जाती है, तो उसे कैसे मेंटेन रखूं? याद दिलाते रहो अपने आप को बार बार कि मुझे वह करना है, मुझे यह लिखना है। और जब आपको याद रहता है ना कि मैं 3 दिन से नहीं लिखा, मैंने 3 दिन हो गए मैंने पढ़ाई नहीं की, याद दिलाते रहो। हम याद दिलाना बंद कर देते हैं, हम शून्य में चले जाते हैं, हम विचार करना बंद कर देते हैं। विचार प्रक्रिया जब तक सतत चलती रहेगी, किसी भी बिंदु पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, किसी भी लक्ष्य पर, किसी भी सपने पर, विचार प्रक्रिया खत्म नहीं होनी चाहिए। विचार लगातार चलना चाहिए। जब विचार लगातार चलेगा ना, तब क्रिया होगी, तब काम होगा। आप 7 दिन नहीं पढ़ रहे या 7 दिन आपने कुछ काम नहीं किया जो करना होता है, पर आप जब बार बार याद दिलाते हैं यार मुझसे हुआ नहीं, मुझे करना है, तब आप कर लेंगे। इसलिए बार बार अपने आप को याद दिलाते रहो कि वो काम रह गया, वो काम करना है, वो मुझे एक चैप्टर याद करना था, वो रह गया, वो याद करना है। शून्य पे मत दिमाग को लेगा, अरे छोड़ो रील देखा, वो नहीं, याद दिलाते रहो। सर आपने मूवी तो लिखी, किताबें लिखी, आपके हिसाब से कौन सा लाइन फेमस है, आपके दिल के करीब है?
हमारा तो एक है, लेकिन आपका तो आप ही बता दो। चलो आपका बताओ पहले। मैं पृथ्वी का सूर्य ना बन चमक ना सका तो मैं दीपक बन जाऊं, गलियों का रोशन कर दूं, ऐसे कुछ है ना? है आपके इस हृदय में करीब में कौन सा लाइन? यही वाली दिल के करीब हो यार सर के। यही वाली जो आपके दिल के करीब है। लेकिन तो हमने ठीक से बोल नहीं पाए। नहीं, आपने बोल दिया, आपने आप मैंने सुन लिया। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, हर्षवर्धन पंत। यहाँ तक बुक वाली बात है तो बुक की तरफ स्टूडेंट का ध्यान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है, राष्ट्रीय समस्या है ना? तो बेटर मतलब वो स्टूडेंट जनरली यूट्यूब ज्यादा देखना पसंद करता है, तो उसकी वजह से वो यूट्यूब देखता है तो कुछ मिनट के लिए तो ठीक है, अपने काम चीजें देखता है, लेकिन वो फिर बाकी की और दूसरी चीजें भी देखने लगता है। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता पिछले 1 घंटे से किसी ने अपना मोबाइल नहीं खोला, किसी ने यूट्यूब नहीं देखा। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बढ़ना चाहिए सर पहले, और इस संदर्भ में राष्ट्रीय सेवा योजना जिस तरह से कार्य कर रही है वैसा करना चाहिए। इस तरह के शिविर बहुत आवश्यक है सर। अभी ये कम हो रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि हम लोग भी इस तरह के शिविर में जाते थे। विवेकानंद केंद्र के शिविरों में गए हैं, एनएसएस के शिविरों में आदरणीय अवस्थी जी हमको लेके जाते थे, हमारे वरिष्ठ हैं। इससे हम अपने आप को जानते हैं, हम में कमी क्या है, हम कुछ कर सकते हैं क्या बेहतर, सही क्या है, गलत क्या है। अकेले रह के नहीं होता। एक कमरे में हम पढ़ रहे हैं, हम उसी माहौल में रह रहे हैं, ये चिंतन शिविर है। और ये चिंतन शिविर हमारी चिंतन पद्धति को मजबूत करने के लिए है। और कोई आपके कहने से, मेरे कहने से यूट्यूब छोड़ देगा आदमी, ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ेगा। वो खुद के चिंतन से ही कंट्रोल करेगा, और इस तरह के शिविर उस चिंतन को मजबूत करते हैं। यह सब बच्चे आज विचार करेंगे कि हमको कुछ करना है क्या, तो हमको दिन में 1 घंटा देखते तो आधा घंटा देखेंगे। ये खुद के विचार से होगा। माँ बाप डंडा लेके बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि मत देखो, वो फिर भी देखते हैं, क्योंकि वो इस तरह के सामूहिक कार्यक्रमों में, शिविरों में बच्चों को जरूर भेजना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एनएसएस का बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरिचंद्र जी का। बंदी से तो 17 कॉम्पिटिशन हो गया।